डियर स्टूडेंट्स, आईटीजी मास्टर इंडिया का नंबर 1 कंटेंट रहा है और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अब हम आपको फ्री में दे रहे हैं पूरा एक ही लेक्चर में। पूरा क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन है। एक ही लेक्चर में आपको क्वेश्चंस की मार्किंग मिल जाएगी नीचे लेक्चर में, तो आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे भी जंप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी ने कुछ साल पहले एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस कम कर दिए। पहले एक्सरसाइज में सपोज 25-30 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से 30-40% क्वेश्चन कम कर दिए। इससे नुकसान तो नहीं होता है, कुछ बच्चों को जो लोड कम हो गया है, लेकिन आपको बता दूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम करने से कोई अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदा नहीं होता। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेकिन इस लेक्चर में क्योंकि हमने पहले बनाया था जिसमें पुराने क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, तो आप जैसे ये क्वेश्चन देखें, नई एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कंसेप्शनल क्वेश्चन है। और ऐसे कई क्वेश्चन जो बाद वाले हैं, जो टफ और अच्छी क्वालिटी के ब्रिलियंट कंसेप्ट हैं उनमें, वो सब इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप ये क्वेश्चन भी कर लीजिए, जिससे आपके सारे छोटे मोटे कंसेप्ट जेई मेंस नीट सब में काम में आ जाएंगे। और इन क्वेश्चन को करने के बाद एनसीईआरटी के लेवल के या किसी भी लेवल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। एक ही लेक्चर में सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, और अगले लेक्चर्स के लिए आप पिंक करिए आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, और आप कमेंट करिए और लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी सारे सॉल्यूशंस क्लास 12 के डाल दें। एनसीईआरटी की एग्जाम पास में आने वाली है आपकी। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एनसीईआरटी बुक की पार्ट 1 क्लास 12 की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। और जो एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। हर प्रॉब्लम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं, दिखने में सिंपल प्रॉब्लम्स लेकिन कुछ सिखाने वाली प्रॉब्लम्स को देखते हैं। What is the force between two small charged spheres having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, placed 30 centimeter apart in air? Force between two point charges are given by F is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R square. अब these are small charged sphere, तो इन्हें स्मॉल वर्ड के कारण हम पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए Q1 हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, Q2 3 इंटू 10 पावर माइनस 7। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगी, और आर स्क्वायर दैट इज 0.3 स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस we will get the values. This is 0.09 and this is 9. 9 upon 0.09 is 100. 100 into 10 power 9, that is 10 to the power 11. And this 2, 10 to the power minus 7, this is 10 to the power minus 14. So 10 to the power minus 14 into 10 to the power 11. 3 into 2, 6 Newton. So what is the answer? 6 into 10 to the power minus 3 Newton. This is the answer. And what kind of this force is? This is repulsive because it is positive, so it is repulsive. क्या होता अगर स्मॉल नहीं होता? तो अगर स्मॉल नहीं होता तो जो भी फोर्स होता है इससे कम होता। कितना होता यह तो नहीं कहा जा सकता, साइज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन आउट ऑफ द सिलेबस भी है कुछ तरह की प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर चार्जेस सिग्निफिकेंट साइज है स्फीयर्स के, तो चार्जेस रिपल्शन के कारण पीछे चले जाएंगे स्फीयर के। तो चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरह से होगी, पीछे की तरफ ज्यादा होगी और सामने की तरफ कम होगी। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए जो कैलकुलेट हम इस फॉर्मूले से करते हैं वह फोर्स नहीं होगा, उससे कम होगा। और यह फॉर्मूला होता ही है पॉइंट चार्जेस के लिए, इसलिए गलत जगह फॉर्मूला यूज करना मतलब बिल्कुल गलत आंसर की तरफ जाना। तो आइए आगे देखते हैं। हम एक क्वेश्चन देखते हैं हम। 1.2 द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? स्मॉल स्फीयर्स हैं तो हम फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस वाला यूज कर सकते हैं, और यूज करते हैं तो देखिए फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन। दिस इज बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स बिकॉज दीज टू आर ऑफ डिफरेंट काइंड, so there is no problem, leave this, it is attraction obviously, and the force will be Q1 Q2. Q1 that is 0.4 micro
into Q2, 0.8 micro. And what is the constant? Constant 1/4 pi epsilon को आप लिखेंगे 9 into 10 power 9. Now R square. Basically we have to find R square here. यह माइनस था, लेकिन अट्रैक्शन होने के कारण यह हम माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे. इसे आपको लिखना चाहिए 0.2 नेगेटिव, बिकॉज इट इज ऑफ अट्रैक्शन टाइप. इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज द अट्रैक्शन. तो केवल मैग्नीट्यूड लेना है आपको यहां पर. नाउ सॉल्विंग दिस, आर स्क्वायर विल बी 0.4 into 10 power minus 6, 0.8 into 10 power minus 6, this is 10 to the power minus 12 into 10 to the power 9. 9 is there. 0.4 into 0.8, 0.32. Divide by 0.2. So what is this? This is how to calculate this. 0.32 upon 0.2. It is 0.32 upon 0.20. पॉइंट कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 16/10 into 9 into 10 to the power. This is basically 10 power minus 3. After this is 10 to the power minus 4 basically. Now what is this? 9 into 16, that is 144 into 10 to the power minus 4 meter square. और स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट लेने के बाद मिलेगा R is 12 into 10 to the power minus 2 meter, that is 12 centimeter. So R is found to be 12 centimeter. But there is a option B. What is the force on the second sphere due to first? Newton's third law is applicable there. जितना फोर्स वन स्फीयर नंबर 1 स्फीयर नंबर 2 पर अप्लाई करेगा, उतना ही फोर्स स्फीयर नंबर 2 स्फीयर नंबर 1 पर अप्लाई करेगा. यह 0.2 न्यूटन है, तो यह भी 0.2 न्यूटन होगा. सो फॉर द पार्ट बी द आंसर इज 0.2 न्यूटन एंड इज ऑब्वियसली अट्रैक्शन, और यू कैन से टुवर्ड्स द अनदर वन. Exercise number 1.3. Check the ratio Ke square by Gme, mass of electron, mass of proton, is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? The ratio is K. K is basically 1/4 pi epsilon naught, and E is basically charge of electron. It is G, mass of electron, mass of proton, and so this is the basically ratio. यहां हम एक काम करते हैं, हमें जाना पहचाना फॉर्मूला मिल जाएगा अगर हम R स्क्वायर से डिवाइड कर दें. R is the distance between one electron and one proton, and again this is R square. तो R अगर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन इनफैक्ट उनके बीच की डिस्टेंस है, तो यह क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन due to electrostatic, and this is the force due to gravitational. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है बेसिकली ये. तो ये फोर्स है, यह भी फोर्स है. फोर्स बाय फोर्स ऑब्वियसली डिमेंशनलेस होगा, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. और जब बड़ी बड़ी डायमेंशन आपको फाइंड करना होता है, बड़े इस तरह के रेशियोज की डायमेंशन फाइंड करना होता है, जहां पर जाने पहचाने आपके कांस्टेंट्स हो या क्वांटिटीज हो, तो आपको इस तरह से उसे फोर्स या एनर्जी ऐसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए. खासकर फोर्स और एनर्जी में ही कन्वर्ट करना चाहिए. यूनिट एंड डायमेंशन में यह बात मैं बता चुका हूं. तो यह तो प्रूफ हो गया कि ये डायमेंशनलेस है. और रेशियो भी क्या है यह भी समझ में आ गया. बट व्हाट इज द रेशियो? रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड 10 power minus 19, 1.6 into 10 power minus 19. 4 pi epsilon नॉट को आप लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 9. R स्क्वायर तो कैंसिल होगा ही होगा. 6.67 into 10 power minus 11. Mass of electron is basically 9.1 into 10 power minus 31 kg, and mass of proton 1.6 into 10 power minus 27 kg, and it is nearly 2.4 into 10 to the power 39. So
So this ratio is very high-fi. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन एक दूसरे के रिपल्शन से कैसे रहते हैं, यह आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आगे हम। Explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. Yes, electric charge is quantized because we know that the smallest unit of charge is charge of an electron, that is 1.6 10 power minus 19 coulomb. We cannot find a charge in a fraction of electronic charge and also. So charge, when we can calculate, that is Q is n times the charge of an electron. It may be positive, it may be negative. If there are excess of electron, it is negative. If there is a lack of electron, then it is a positive. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रोटॉनिक चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन उनका टाइप अलग अलग होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यह होता है कि इट कैन टेक ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज, नॉट ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन दैट टू वैल्यूज। सो दीज आर क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड and many other things will be quantized. Second part हम देखते हैं, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? In case a large scale charge, suppose there is charges twice coulomb. If I want to add an electron with the body, Q plus an electronic charge is what? 2 coulomb प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। क्या होगा? इससे आप डेसिमल्स में आसानी से लिख भी नहीं पाएंगे, बहुत लंबा होगा ये। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली बहुत ही छोटी क्वांटिटी है यह। इतना जब बहुत छोटा होता है तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वह ऑलमोस्ट कंटिन्यूस हो जाता है। मैथमेटिक्स में हम देखते हैं x tends to 0 और x tends to 2, suppose x tends to 2 का मतलब होता है x is nearly 1.999999, very small difference is there between 2 and x tends to 2, or you can say 2.0001, 0000, many zeros and then 1. The difference is very small. So here this is also very small, not infinitely small, but comparably very small unit. When a unit is very small at macroscopic level, we can take it as a continuous, or we can ignore the quantization. When we take 2 coulomb coulombs को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फाइंड करने जाएंगे तो देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 19 के नियर। अगर उसमें एक आध इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा भी अगर हमने ले लिया तो क्या फर्क पड़ना है? तो क्वांटाइजेशन को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, वहां पर एक डेफिनेट वैल्यूज को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट बहुत छोटा होता है। तो एनर्जी लेवल्स में भी अगर डिफरेंस बहुत कम होता है तो हम जाके देखेंगे इट कैन बी टेकन एज कंटिन्यूअस लेवल ऑफ एनर्जी। अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स कुछ ज्यादा है तो उससे आप क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल अगर बहुत कम है तो वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये मैथमेटिक्स है कि आप किस बॉडी को किस क्वांटिटी को कैसे ट्रीट करते हैं। One 1.5 when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. Yes, glass rod when rubbed with silk, charges appear on both but of opposite polarity. On rubbing, glass rod becomes positively charged while silk becomes negatively charged. The values of this charge are equal but sign is different. The quantity, the amount of charge is similar. If this charge is suppose Q is n times the electronic charge, this charge will be Q will be n times the electronic charge but negative, where n is the number of electrons that transfers from here to here.
number of electrons and electrons transferred from here to here. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with law of conservation of charges. ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप एक्सप्लेन हो रहा है. अगर आप कहेंगे यहां पर चार्ज क्यूज एन है, यहां पर चार्ज माइनस एन है, टोटल चार्ज जो है सिस्टम का अभी भी 0 है. तो चार्ज जो यहां पर आता है वह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है. तो चार्ज कहीं पर चला जाएगा. चार्ज अगर यहां पर देखें तो नेगेटिव है, यहां पर चार्ज अपीयर होता है और यहां चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है. चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है. इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर इधर हुआ है तो चार्ज का फ्लो उसके अपोजिट हुआ है. तो टोटल चार्ज जो है सिस्टम पर कंजर्व्ड है, क्योंकि देयर इज नो चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, देयर इज नो चार्ज इज जनरेटेड, देयर इज नो चार्ज डिसअपियर्ड, only charge is transferred from one body to other. So it is consistent with the law of conservation of charges, and the amount you can see very well. Exercise 1.6, 4-point charges QA is equal to 2 microcoulomb, QB is minus 5 microcoulomb, QC is 2 microcoulomb, and QD is minus 5 microcoulomb are located at corners of squares A, B, C, D of side 10 centimeter. This is a square, so this is 10 centimeter, this is 10 centimeter, this and all this is 10 centimeter. A, B, C and D corners. Charge here is QA, that is 2 microcoulomb. Charge here is minus 5 microcoulomb. Charge here is 2 microcoulomb. Charge here is minus 5 microcoulomb. You can see these opposite charges are equal, and also these opposite charges are equal to each other. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? 1 microcoulomb charge is placed at the center. जब भी हमें किसी चार्ज पर फोर्स फाइंड करना होता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करिए. फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट. सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at this point first, then multiply with the charge on which the force is to be find. It is 2 microcoulomb, it is 2 microcoulomb. ध्यान से देखना चाहिए पहले वैल्यूज को. अगर यहां 2 माइक्रोकूलम है, यहां 2 माइक्रोकूलम है, यह डिस्टेंस सेम है, इक्वल है एक दूसरे के, तो इसके कारण अगर यहां पर फील्ड आप देखते हैं इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज. इस चार्ज के कारण फील्ड अवे फ्रॉम द सी पॉइंट होगी. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शंस में होंगी. इनका वेक्टर एडिशन 0 होगा. सिमिलरली बी पर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज बी होगी, क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज है. इसी की तरह डी पर चार्ज के कारण फील्ड डी की तरफ होगी. दोनों चार्जेस इक्वल है, यहां भी न्यूमेरिकली और साइन वाइज भी इक्वल है. यह डिस्टेंस सेम है, यहां से सेंटर से डी तक की, सेंटर से बी तक की डिस्टेंस सेम है, इसलिए यह वेक्टर्स भी एक दूसरे के इक्वल अपोजिट वेक्टर होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए. तो आप देख सकते हैं वेक्टर एडिशन 0 हो गया. इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ नल वेक्टर. सो फोर्स इज ऑल्सो नल वेक्टर. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ऑब्वियसली 0 न्यूटन हियर. सो दिस इज द आंसर. और अगर यहां 4 माइक्रोकूलम होता है, यहां 2 माइक्रोकूलम होता है, तो क्या करते हैं हम? 4 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम में से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं. केवल 2 माइक्रोकूलम के कारण फोर्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यह डिफरेंस जो है वह वेक्टर की लेंथ को इफेक्ट कर रहा है. तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. देखेंगे इस आइडिया को कहीं पर अप्लाई करेंगे जहां ऐसी प्रॉब्लम होगी हमारे सामने. 1.7 A. Electrostatic field lines is a continuous curve. That is, the field line cannot have sudden breaks. Why not? Basically, फ्लक्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज इमिट करता है, और फ्लक्स अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर लेता है. तो फ्लक्स लाइंस जो होती है, फील्ड लाइंस जो होती है, अचानक डिसअपियर होने का क्या मतलब हुआ? अगर किसी पॉइंट पर सडनली ब्रेक हो जाती है, इसका क्या मतलब हुआ?
कि वहां पर कोई चार्जेस प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्रेजेंट है। पॉजिटिव ने फिर से इमिट कर दिया, नेगेटिव ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में भी फील्ड लाइंस होगी। तो यह तो डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी है। फ्लक्स लाइंस बेसिकली वेक्टर्स होती हैं, वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर फ्लक्स लाइन को देखें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी आपको, उस पर टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन होगी। किसी पॉइंट पर डिसअपियर होने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक गायब हो गई। उस पॉइंट पर जहां से डिसकंटिन्यूस हो गया है या ब्रेक हो गया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से वाई एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। अगर क्रॉस करती है इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस करती है इसका मतलब किसी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन किसी पॉइंट पर केवल एक ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, हमेशा वो एक दूसरे को रिपेल करती है। अगर ऐसी सिचुएशन होती भी है तो वो एक दूसरे से दूर से निकल जाती है, कभी क्रॉस नहीं करती। और उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको हमेशा मिलेगी। अ सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, नॉट टू। तो क्रॉस नहीं कर सकती। क्रॉस करने का मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एक पॉइंट पर, जो कि इम्पॉसिबल है। तो आइए आगे देखते हैं हम। 2 point charges QA 3 microcoulomb, QB minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. These are 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb located at 20 centimeter apart. These 0.2 meter. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? This is the line AB. मिड पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करना है। फर्स्ट चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वह देखिए क्या होगी। फर्स्ट चार्ज के कारण फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, जिसे मैं EA कहूंगा। EA का मैग्नीट्यूड क्या होगा? EA होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वेयर R is d/2, that is 0.1 meter. Substituting the values, A is 3 into 10 to the power minus 6 and 1 upon 4 pi epsilon naught को आप लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 9 divided by R square, that is 0.01. Solving this, this is 10 to the power minus 4n and 10 power minus 4 multiplied with 10 power 9, that is 10 power 5. 9 into 3, 27 into 10 to the power 5 is the magnitude of the field EA. Similarly, due to charge on point B, field will be towards at B. पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा अवे द चार्ज होती है, क्योंकि फ्लक्स लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लक्स लाइंस डिसअपियर होती है। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लक्स लाइन ट्रेवल करती है, तो बी के करंट जो फील्ड होगी यहां पर वह बी की डायरेक्शन में होगी, इसलिए दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो एक बात बिल्कुल आसान है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी। तो सम अप कर लेते हैं, टोटल फील्ड जो होगी वह EA प्लस EB होगी, आप लिख सकते हैं ट्वाइस EA होगी। तो न्यूमेरिकली आप देखें तो वैल्यू जो होगी E जो होगा मिड पॉइंट पर 2 times that is 54 into 10 to the power 5 न्यूटन बाय कूलम, और डायरेक्शन होगा OB if this is mid point OB. This is part A answer. Part B, if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge?
Negative test charge है 1.5 into 10 power minus 9 coulomb is placed at this point. What is the force experienced by the test charge? Force is basically charge into electric field. What is the charge? That is 1.5 into 10 power minus 9 coulomb into field. Field is 5.4. इसे आप 5.4 into 10 power 6 लिख सकते हैं. तो क्या होगा, 10 to the power minus 3 होगा और 1.5 into 5.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.1 into 10 to the power minus 3 न्यूटन. और फोर्स किधर होगा? अगर यहां नेगेटिव चार्ज आपने प्लेस किया है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो फोर्स जो होगा ई वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए फोर्स होगा ओ ए डायरेक्शन में. तो यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए. आइए आगे देखते हैं. 1.9. A system has two charges, QA 2.5 into 10 power minus 7 coulomb. QB is minus 2.5 into 10 power 7 coulomb located at point A, that is 0, 0 minus 15 centimeter and 0, 0 plus 15 centimeter. This is the location on the z-axis and this is location on the positive z-axis. AB distance आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं. AB distance is 30 centimeter. Respectively, what are the total charge and electric dipole moment of the system? Total charge तो मेरे ख्याल से 0 होगा क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है. टोटल चार्ज इज 0. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज बेसिकली चार्ज, amount of charge placed at one and distance between the charge. Distance between charges. एक पॉजिटिव चार्ज सिमिलर अमाउंट का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अगर 2d डिस्टेंस पर है तो डायपोल मोमेंट होता है q into 2d. That is charge, amount of charge placed at one pole and 2 distance between them. So what is the charge? Charge is 2.7 into 10 power minus 2.5 into 10 power minus 7 coulomb into distance between them is 30 centimeter, that is 0.3 meter. So what is the answer now? Answer is 7.5 into 10 to the power minus 8 coulomb into meter. This is the value for the electric dipole moment of the system. It is interesting. Very simple problems. An electric dipole with dipole moment 4 into 10 power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड नहीं करना है. और डायरेक्शन फाइंड नहीं करना है तो बड़ा अच्छी बात है. टॉर्क होगा PE sin theta. P is the dipole moment, E is the electric field and sin theta is the angle between P and electric field vector. What is P? P is 4 into 10 to the power minus 9. What is electric field? 5 into 10 to the power 4. And what is sin? Sin 30. Sin 30 is 1 by 2. 5 into 4, 20. 10 to the power minus 5 into 1 by 2. That is 10 into 10 power 5. That is 10 to the power minus 4 Newton into meter. The magnitude of torque acting on the dipole is 10 to the power minus 4 Newton into meter. Very easy question now. Exercise 1.11. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from which to which. जब भी चार्ज होता है तो वो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का. तो चार्ज का अमाउंट जो होता है वो n टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, where n is the number of electrons either in excess or in deficiency. So n is what q by electronic charge,
it is 3 into 10 to the power minus 7 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. So number of electrons is basically, it is 2 significant digit, हम 1 लेंगे केवल यहाँ पर, that is the one significant digit, that is 2 into 10 to the power 12 number of electrons. तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कहां से कहां तक? पॉलीथीन एंड wool. Wool is found to have a negative charge of, wool पर नेगेटिव चार्ज है तो पॉलीथीन पर पॉजिटिव चार्ज होगा. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो थे वुल से पॉलीथीन से वुल पर आ गए. इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन? यस. बी ऑप्शन जो है, बी पार्ट है उसका हमारा आंसर है यस, क्योंकि जहां चार्ज है वहां मास है. इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है उसका मास होता है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है उसका मास होता है. इस तरह से जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उनका मास होता है. चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास. एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने फाइंड कर लिया. फ्रॉम विच टू विच, कहां से कहां हो गया ये हमने देखा है. पॉलीथीन टू वुल. और अमाउंट कैलकुलेट किया जा सकता है मास का. तो मास जो होगा वह इलेक्ट्रॉनिक मास इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 12, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 18.2 नियरली. 1.12. A. Two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. एक बात मैंने जो ध्यान से देखी है कि स्फीयर्स लिखा है, स्मॉल स्फीयर नहीं लिखा है. क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं. यह तो आपको पता है कि स्फीयर्स अगर है स्मॉल नहीं है तो क्या होगा, लेकिन मुझे पता है आगे क्या लिखा है. व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10 टू द पावर minus 7 coulomb. If radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. जो चीज मैं कहना चाहता था, अगर इनके साइज सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, तो हमें फॉर्मूला जो है हमारा फोर्स इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस के लिए है. और अब जैसा कि लिखा है कि रेडी बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें स्मॉल ले लिया गया है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस. तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जरूर होगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा वहां पर उसका. इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, क्योंकि इसके सिवाय हमारे पास दूसरा कोई फॉर्मूला भी नहीं है. Q1 6.5 into 10 to the power minus 7, Q2 6.5 into 10 to the power minus 7 divided by R square. R square is 0.5 square. 0.5 is the distance between them. Meters में अगर आप convert करेंगे 9 into 10 to the power 9. सिंप्लीफाई करते हैं तो बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं यह होगा 1.5 into 10 power minus 2 Newton. This force is obviously repulsive force. This force is obviously a repulsive force. What is the force of repulsion? If sphere is charged, each sphere is charged double the above amount. अगर हमने चार्ज को डबल कर दिया तो क्या होगा? And distance between them is halved. और डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो क्या होगा? सीधी सी बात है. एफ डैश की बात करें, एफ डैश क्या होता है? अगर आपने 2Q1 कर दिया, 2Q2 कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, और R को R/2 कर दिया, तो 2 दिस 2 एंड 2 अगेन 2 to the power 4 हो जाएगा. और बाकी क्वांटिटीज एज इट इज आप देख सकते हैं वहां पर. तो यह कितना हो गया? इट इज 16 into F. दिस इज F. And originally F is what? Originally F is 1.5 into
10 to the power minus 2 Newton. So it is now 1.16 into 1.5. This is 24. That is 2.4 into 10 to the power minus 1 Newton. Or you can say 0.24 Newton. So this is the answer. इस तरह से कैलकुलेशन करना चाहिए आपको. जो क्वांटिटीज लिखी हुई है, चार्ज डबल है, डिस्टेंस हाफ है. डिस्टेंस हाफ, चार्ज डबल, तो सब कुछ आसान है. 1.13. Suppose the spheres A and B in exercise 1.12 have identical sizes. Sphere A in problem 1.12, sphere B having the same size and identical. A third sphere of the same size, suppose I call it C, but uncharged is brought in contact with the first. Suppose it has a charge Q, In the last problem, we have taken Q1, Q2 by 4 pi epsilon naught r square, where Q1 was Q2 was equal to Q. Now what happens? In contact with first, इसको first के साथ contact में कराया तो क्या होगा? Then brought in contact with the second. पहले जब आपने इसे contact कराया तो क्या होगा? Situation will be like this. Contact कराने के बाद C और A पर charges का redistribution होगा और अब charges हो जाएंगे Q by 2 each, क्योंकि दोनों identical है, दोनों की charge capacity equal है, इसलिए दोनों चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और आधा आधा चार्ज बांट लेंगे. अब B से कांटेक्ट कराया जाता है जिस पर अभी भी चार्ज Q है. B से कांटेक्ट के बाद सिचुएशन क्या होगी आप देख सकते हैं. A पर जो चार्ज है वह ऑलरेडी चेंज हो चुका है और वह Q by 2 है. B से जब कांटेक्ट कराया जाता है तो टोटल चार्ज क्या होगा? Q plus Q by 2, that is 3Q by 2. और इस Q plus Q by 2 को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हाफ हाफ फिर से दोनों को मिलेगा, तो 3Q by 4 B पर हो जाएगा और C पर 3Q by 4 हो जाएगा. फाइनली रिमूव्ड, C को आपने रिमूव कर लिया है. डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम R. फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ. व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A and B? लास्ट फोर्स वाज F, that was Q into Q upon 4 pi epsilon naught R square. And that was how much? That was 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton. Now new force is F double dash here, that is Q by 2 into 3Q by 4 divided by 4 pi epsilon naught R square. Taking 1 by 2 and 3 by 4 common, this is 3 by 8 now. The same Q 4 pi epsilon naught R square. That is the F. That is F, and F की वैल्यू है 1.5, that is 3 by 2 into 10 to the power minus 2. Solving this value, 9 by 16 into 10 to the power minus 2. सिंप्लीफाई करेंगे तो यह मिलेगा 5.7. 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखा जाएगा इसे. 10 to the power minus 3 न्यूटन. 9 by 16 0.565 समथिंग होता है, जिसे 5.7 लिखेंगे. पावर यहां पर और हो जाएगी नेगेटिव -3. सो दिस इज द आंसर. 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना होगा, उसे हमें राउंड ऑफ करना होगा. Figure shows tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है. गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस. साइन फाइंड करना बहुत आसान है. आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है, तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो डेफिनेटली पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट होंगे और यह ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में है उनके, तो यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां पर आपके सामने मार्क कर दिया है. दिस आर नेगेटिवली चार्ज एंड दिस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. This is positively charged particle. Which particle has the highest charge to mass ratio? That is charge to mass. It is called Q by M. कैसे फाइंड किया जाता है? अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, डिफ्लेक्शन क्या होगा? जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल
मोशन के अलावा वर्टिकल मोशन के कारण होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन के कारण यहां आएगा, लेकिन अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर ऊपर या नीचे जा रहा है, इसका मतलब ऊपर या नीचे की तरफ उस पर फोर्स है, और वो फोर्स है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो नीचे के लिए अगर उसको स्पीड मिलती है तो वह एक्सेलरेशन इनटू टाइम के कारण मिलती है। टाइम यहां से यहां तक पास होने का टाइम, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास इनटू टाइम। तो जो स्पीड ज्यादा होगी, अगर ये डिफ्लेक्शन की बात करें तो ये डिफ्लेक्शन जो भी है वह प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। इस तरह से कहा जाना चाहिए वी वाई के, वर्टिकल स्पीड जो भी होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचते हैं तो उन पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, और इसके कारण उनको एक वर्टिकल स्पीड मिलेगी, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा इनफैक्ट। तो और वह कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। दिस इज द पॉइंट। सो कंपोनेंट इज सिंपली एक्सेलरेशन इनटू टाइम, which acceleration perpendicular to the plates, and this acceleration is due to electrostatic force on the charged particle. So acceleration is force by mass, and what is force is charge into electrostatic field into time divided by mass. Deflection is proportional to speed, so y, which is proportional q by m e into t, y is proportional to q by m. तो डिफ्लेक्शन जिसका ज्यादा होगा q बाय m, चार्ज टू मास रेशो उसका ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन थर्ड पार्टिकल का सबसे ज्यादा है। सो थर्ड पार्टिकल हैव, पार्टिकल नंबर 3 हैव हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। दिस इज द फैक्ट। तो आइए आगे देखते हैं हम। 1.15 consider a uniform electric field E is equal to 3 into 10 to the power 3 I न्यूटन पर कूलम। I कैप, इसका मतलब यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो क्यों ना मैं ड्रॉ करूं एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड इज गिवन 3 into 10 power 3 न्यूटन बाय कूलम। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? अगर कोई स्क्वायर YZ प्लेन के पैरेलल है तो आप देख सकते हैं कैसा होगा वह, कुछ इस तरह से होगा वह। 10 by 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा, where theta is angle between E vector and area vector। आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। एरिया के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में एक वेक्टर एरिया वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल होता है। तो ई वेक्टर ए वेक्टर पैरेलल है, इस केस में थीटा हो जाएगा 0, तो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ए, क्योंकि cos 0 होता है 1, cos 0 हो जाएगा 1। E is 3 into 10 to the power 3। area is 0.1 multiplied by 0.1, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 30 न्यूटन बाय कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज a unit of the flux। अब हम देखते हैं बी पार्ट। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मैक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। इन सेकेंड केस थीटा गिवन 60 डिग्री। थीटा क्या है यहां पर 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। नॉर्मल जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इन दिस केस फ्लक्स इज ई ए कॉस 60। cos 60 is basically 1 by 2. So E, that is 3 into 10 to the power 3, area is 0.1 into 0.1 into 1 by 2, that is 15 Newton by Coulomb meter square. So this is the answer. These are the answers.
1.16. What is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes? क्यूब की सभी सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और उसके फेजेस जो हैं एक्सिस के अलोंग है. अगर एक्सिस कुछ इस तरह से लेते हैं आप, एक्स वाई जेड एक्सिस अगर आप ले रहे हैं यहां पर, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक नेट फ्लक्स जो होता है वह Q नेट इनसाइड सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. Q के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसका मतलब Q 0 है, तो नेट फ्लक्स जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वह 0 होगा वॉट एवर द ओरिएंटेशन ऑफ द क्यूब, क्योंकि जितना फ्लक्स इंटर करेगा उतना नेगेटिव होगा, जितना फ्लक्स इंटर करेगा उतना बाहर भी आ जाएगा अपोजिट सरफेसेस से, तो वो पॉजिटिव होगा. नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा. Exercise 1.17. Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power 3 Newton meter square by coulomb. What is the net charge inside the box? Net charge inside the box divided by epsilon naught is basically the flux. और आपके पास फ्लक्स की वैल्यू गिवन है तो नेट चार्ज फाइंड करने में कोई मुश्किल नहीं है. Q net is basically flux into epsilon naught. Q net is flux into epsilon naught. This is flux, and epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. This is up to two digits, significant digits, 70 into 10 to the power minus 9 coulomb, and this is nearly 0.07 microcoulomb. So this is the answer. And what is the part B? If the net outward flux through the surface of the box were 0, net outward flux from the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी सरफेस से नेट फ्लक्स 0 है तो फ्लक्स नेट अगर 0 है इसका मतलब हुआ कि Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज 0 बिकॉज नेट फ्लक्स इज Q नेट इनसाइड द बॉक्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. और Q नेट 0 का मतलब यह हुआ कि टोटल चार्ज नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0, नॉट द चार्ज इटसेल्फ इज 0. It may have positive charge, it may have negative charge, sum of the total charge must be 0. तो सिर्फ नो चार्ज कहीं नहीं कहा जा सकता, नेट चार्ज जरूर 0 है. It may have both type of charge, it must have both type of charge if there is a charge. अगर कुछ भी चार्ज है तो वहां दोनों तरह का चार्ज होना चाहिए और दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, इक्वल अमाउंट होना चाहिए ताकि उनका सम 0 हो, नेट चार्ज 0 हो. दैट इज द पॉइंट. Exercise 1.18. A point charge 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of a square of 10 centimeter. As shown in figure, what is the magnitude of the electric flux through the square? Hint is also given in the question. Hint: think of a square as one face of the cube with edge 10 centimeter. Yes, अगर आप यहां पर एक क्यूब कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी साइड्स है 10 सेंटीमीटर, तो देखिए क्या होगा. अगर आपने क्यूब कंसीडर कर लिया यहां पर तो यह उसके सेंटर पर चला जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं मिड पॉइंट पर है ये स्क्वायर के और 5 सेंटीमीटर अबव है. तो इस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स जो होगा वो होगा चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज नेट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, and the charge is 10 microcoulomb. So what you want, basically you want
फ्लक्स फ्रॉम वन ऑफ द सरफेस, तो फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस, फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस कितना होगा? फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस होगा q net epsilon naught also divided by 6 because there are 6 surfaces. Charges 10 microcoulomb, 10 into 10 power minus 6 divided by 6 divided by 8.85 10 to the power minus 12. सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा? और इसे सिंप्लीफाई 0.19 into 10 to the power 6, 1.9 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम. तो यह है हमारा आंसर. एनसीईआरटी में आंसर 2.2 into 10 power 5 गिवन है. मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगती है, तो आइए आगे देखते हैं. आंसर करेक्ट यही है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं. (1.19) A point charge of 2 microcoulomb is at the center of cubic Gaussian surface 9 cm on each. What is the net electric flux through the surface? अगर क्यूबिक गॉसियन सरफेस है या कोई सी भी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो वह होगा नेट चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. नेट चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, divided by epsilon naught, that is 8.85 into 10 to the power minus 12. On simplifying this, we'll get it is 2.2 for two significant digit into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम. एनसीईआरटी में आंसर 1.5 गिवन है. लास्ट क्वेश्चन पे जहां आंसर 2.2 था वह 1.1 लिखा था. इसका मतलब हमारे जो आंसर है वह 1.9 और 2.2 है इंटू 10 टू पावर 5 है, जबकि एनसीईआरटी में यह ऑर्डर उलट कर दिया है. यह टाइप मिस्टेक हो गया है उनसे. छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं. आइए आगे देखते हैं. 1.20 A point charge causes an electric flux of minus 1.0 into 10 to the power 3 Newton by Coulomb meter square to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. Gaussian surface spherical है. Spherical Gaussian surface के सेंटर पर हमारा पास चार्ज रखा हुआ है और इस Gaussian surface की रेडियस है 10 सेंटीमीटर और नेट फ्लक्स जो हो रहा है वो माइनस है. माइनस का मतलब फ्लक्स इंटर कर रहा है. फ्लक्स नेट इज गिवन minus 1.0 into 10 to the power 3. If the radius of the Gaussian surface now were double, how much flux would pass through the surface? अगर आपने सरफेस की रेडियस को डबल कर दिया तो भी चार्ज सेम होगा, क्योंकि नेट फ्लक्स जो होता है, नेट फ्लक्स नेट चार्ज पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सरफेस और सरफेस के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है. इसका मतलब फर्स्ट के लिए जो आंसर होगा हमारा सेम, दैट इज सेम एज minus 1.0 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम. पार्ट बी देखते हैं हम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला Q net is basically epsilon naught into flux. It is 8.85 into 10 to the power minus 12 into 10 to the power 3, but negative because this is 1.0 10 to the power 3. It is 8.9 माइनस होगा यहां पर 10 to the power minus 9. That means answer for the B is what? 8.9 nano coulomb. This is nano and this is coulomb. तो नियर बाय आंसर हमने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिया है, क्योंकि हमारे पास यहां फ्लक्स 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है. 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसे राउंड ऑफ कर लिया हमने. तो आइए आगे देखते हैं हम. 1.21
A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. Sphere of 10 centimeter has an unknown charge. Type of charge is not known to me. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton by Coulomb and points radially inwards. Radially inwards अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर, ऑर्बिटरी डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो क्या होगा? फील्ड अगर इनवर्ड्स है इसका मतलब अंदर चार्ज जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि अब फ्लक्स जो होगा कैलकुलेट करने पर नेगेटिव मिलेगा आपको. रेडियली इनवर्ड्स है मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स. व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? नेट चार्ज जो होगा नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, और फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स नेट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड at this distance and surface area of the distance. So calculate the net charge. It is flux net, that is 1.5 into 10 to the power 3 into flux net के लिए हमें E into S करना होगा. This is E. S is surface area 4 pi R square. R is 0.2 square into epsilon naught 8.85 10 to the power minus 12. On calculating this, we'll get the total charge. On calculating 6.67 into 10 to the power minus 9 coulomb. This is obviously negative because flux is negative, because flux entering the surface is measured as negative. इसलिए नेट चार्ज होगा -6.67 इंटू 10⁻⁹ को आप नैनो लिखेंगे, नैनो कूलम. सो दिस इज द आंसर. 1.22. A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter. Uniformly charged conducting sphere with 2.4 meter diameter. That means radius is 1.2 meter. Has a surface charge density of 80.0 microcoulomb per meter square. Sigma is the surface charge density. It is 80 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter square. Find the charge on the sphere. स्फीयर पर चार्ज अगर फाइंड करना है तो चार्ज तो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द सरफेस, which is 80 into 10 to the power minus 6 into area of the surface, which is 4 pi r square. R is 1.2 meter. On calculating this, we are able to see that it is 1.45 into 10 to the power minus 3 coulomb. What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस जो यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका फ्लक्स यहां से स्टार्ट होगा, लीविंग द सरफेस होगा, और जो नेट फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स जो होगा नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. यदि आप एक सरफेस अज्यूम करें इससे बड़ी गॉसियन सरफेस, उसके अंदर नेट चार्ज होगा, वह चार्ज जो अभी आपने कैलकुलेट किया, इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो flux is what? 1.45 into 10 to the power minus 3 divided by epsilon naught 8.85 10 to the minus 12 10 to the power 9 होगा. 1.45 upon 8.85 it is 0.16 something, तो यह हो जाएगा 1.6 into 10 to the power 8 Newton meter square by coulomb. So these are very easy questions, basically very easy questions. 1.23. An infinite line charge produces a field of 9 into 10 power 4 Newton by coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. Infinitely long अगर वायर है जो linear charge density जिस पर लैम्बडा है
डिस्टेंस r अगर है 2 सेंटीमीटर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. We want to find lambda. Lambda will be E into 2 pi epsilon naught r. Let us calculate. What is E? E is given as 9 into 10 to the power 4. 2 pi epsilon naught r. R is 2 centimeter. 2 by 100, because it is centimeter, we have to convert it into the meter. Now it is what? 4 pi epsilon naught, which is 1 upon 9 into 10 to the power 9. So 9 into 10 to the power 4 divided by 9 into 10 to the power 9. This is 4 pi epsilon naught, which is 9 into 10 power 9. Also there is 100 in the denominator. Cancelling this. These are 11 zeros and these are 4 zeros. This is lambda. Lambda is 10 to the power minus 7 coulomb. That is 0.1 microcoulomb. I know that the answer is different in your book, that is 10 microcoulomb. That is by the mistake. So this is the perfect answer, 0.1 microcoulomb. Answer in the NCERT book is 10 microcoulomb, which is not correct. It is 0.1 microcoulomb. This is the answer. Exercise 1.24. In the book, some data is incorrect. The data is given 17.0 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square, but it is not that. It is actually 10 to the power minus 12, not 10 to the power minus 22. So I am correcting in front of you. Then what is the question? Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and of magnitude 17.0 into 10 to the power minus 12 coulomb by meter square. Sigma is given 17.0 into 10 to the power minus 12 coulomb by meter square. Here suppose it is plus charge density, here it is minus charge density. हमने यह अच्छे से पढ़ रखा है कि अगर सिंगल प्लेट होगी तो क्या होगा. अगर सिंगल प्लेट होगी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों साइड सिग्मा बाय 2 और सिग्मा बाय 2 डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो फ्लक्स लाइंस दोनों साइड ट्रैवल करेगी अवे फ्रॉम द प्लेट. बट when there is another plate having negative charge density, it will also have the same distribution of flux densities having negative charges on both the sides and flux line coming towards the plate. But what happens finally? Finally all the flux linked to each other, all the charges come to the inner side and situation become like this. Plus plus plus, all the charge is now linked like this. मैंने कहा है फ्लक्स लाइन हमेशा प्लस से निकलती है, माइनस उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. अगर आप इन्हें देखेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें आप, मैं इसके लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या होगी. और क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है, व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट. तो आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम द प्लेट. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है बेसिकली, इसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है मैंने. और इस नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फील्ड होगी वह सभी जगह एग्जिस्ट करेगी और यहां भी एग्जिस्ट करेगी, तो वह हो जाएगी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. नेट फील्ड इज 0 और नेट फील्ड यहां 0 है, इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही है फील्ड लाइंस की. फील्ड लाइंस ओवरलैप हो रही है यहां पर. इसी तरह अगर आप यहां फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो वह यही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण इधर होगी, नेगेटिव के कारण इधर होगी और टोटल फील्ड यहां पर हो जाएगी 0.
तो इनका आंसर तो हो जाएगा 0, इसका आंसर भी हो जाएगा 0। और एक्चुअल में यह स्थिति देखने के लिए ओवरलैपिंग हो रहा है, यहां पर सुपर पोजिशन हो रहा है बेसिकली एक प्रकार से। इट इज अ सुपर पोजिशन ऑफ द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय द टू प्लेट्स। लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन होगी वो इस तरह से होगी, फ्लक्स इस तरह से लिंक हो जाएगा, चार्ज इस तरह से अरेंज हो जाएगा और फ्लक्स लिंक कर देगा इन चार्जेस को। और अगर आप इन बिटवीन फील्ड फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन द प्लेट्स, ऑप्शन सी जो पार्ट सी है उसका आंसर क्या होगा ये देखिए। यहां पर फील्ड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इस प्लेट के करंट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, इस प्लेट के करंट भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो यहां जो फील्ड होगी वो सम अप हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, आंसर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो फॉर्मूला है वो मैंने थ्योरी में समझाया है अच्छे से, कि अगर किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास में किसी पॉइंट पर अगर आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो वहां फील्ड होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप देख सकते हैं यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जो पीछे था वो आगे आ जाएगा, पीछे क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे जो आगे दिख रहा है उस चार्ज डेंसिटी को डिवाइड करूंगा एप्सिलॉन नॉट से, तो मुझे यहां फील्ड मिलेगी, यहां भी वही फील्ड होगी और यहां भी वही फील्ड होगी, लेकिन डायरेक्शन आप देख सकते हैं किधर होगी। तो जितना फ्लक्स लाइन यहां से इमिट हुई यहां एब्जॉर्ब हो जाएगी। आंसर अगर हम सी का फाइंड करना चाहते हैं तो सिग्मा गिवन है 17.0 10 to the power minus 12, that is sigma, divided by epsilon naught, that is 8.85 into 10 to the power minus 12. It is 1.9 into 1.9 न्यूटन बाय कूलम। कैंसिल हो जाएंगे ये न्यूटन बाय कूलम। दिस इज द आंसर। तो इस बात को ध्यान रखना है, थ्योरी में आप अच्छे से समझ सकते हैं इसे। और exercise 1.25, an oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 to the power 4 Newton by Coulomb in Millikan's oil drop experiment. The density of oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. G is given 9.81 meter by second square. E is the electronic charge, that is 1.60 into 10 to the power minus 19 कूलम। ड्रॉप अगर आपके पास है उस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगा, मास इनटू ग्रेविटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वह अपवर्ड्स होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होगा माइनस क्यू टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स होगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो यहां पर हमें न्यूमेरिकली इक्वेट करना होगा मास इंटू ग्रेविटी को चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैनी वैल्यूज आर गिवन बट मास इज नॉट गिवन। सो Q is what? Q is number of electrons into electronic charge. So Q, N is 12, E is 1.60 10 to the power minus 19, E electric field 2.55 into 10 to the power 4, and this is what Q into this is E. That should be equal to mass into gravity. Gravity is 9.81. What about mass? Mass is density into volume. Mass is density into volume. So it is density into volume. And what is volume? Volume is 4 by 3 pi radius cube. So substituting all the values, we can find r cube as, r cube की वैल्यू कैसे मिलेगी आप देखिए, r cube होगा 12 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 2.55 into 10 to the power 4
divide by 9.81 divide by rho is the density is 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये डेंसिटी हो गया। डिवाइड बाय 4/3 पाई ऑल्सो 4/3 पाई। सो दिस वैल्यू इज नाउ आर क्यूब। और कैलकुलेशंस में मैं अपना टाइम तो कम से कम नहीं खराब करना चाहता और आपका भी टाइम नहीं खराब करना चाहता। कैलकुलेशन करने के बाद यह होगा 9.81 10 to the power minus 4 millimeter. That will be the value. So this will be the answer. (1.26) Which among the curves shown in figure cannot possibly represent electrostatic field lines? Cannot possibly represent electrostatic field lines. एक कंडक्टर की केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जो होती है वह परपेंडिकुलर बाहर निकलती है या परपेंडिकुलर अंदर जाती है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वॉट एवर द शेप ऑफ द सरफेस, जहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इंटर करेगी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जहां से भी इमर्ज होगी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। लेकिन जहां तक मैं आसानी से देख रहा हूं यहां यह परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए कैनॉट रिप्रेजेंट। तो cannot possibly represent. So this answer is correct basically, cannot represent. For this is positive charge से फ्लक्स लाइन निकलती है, नेगेटिव चार्ज में इंटर होती है, फिर नेगेटिव चार्ज से निकल रही है, यह तो पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव चार्ज से फ्लक्स लाइन कभी भी बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए इट कैनॉट रिप्रेजेंट, इट कैनॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, इट कैनॉट रिप्रेजेंट। पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स लाइन निकलती है बाहर की तरफ, आसानी से देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, और साइड वाइज रिपेल भी कर रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। यहां तो साफ दिख रहा है दे आर कटिंग ईच अदर, सो दिस इज इम्पॉसिबल, इट कैनॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। नाउ फॉर दिस केस it seems that flux lines entering perpendicular to the conducting surface, but here what we see that flux lines forming a complete loop. In case of electrostatic field lines it is not possible. Electrostatic field lines ऐसी कभी नहीं हो सकती है, so it also cannot represent the field lines. So also it cannot represent the field lines. The reasons are already clear. 1.27 In a certain region of space electric field is along the z direction throughout. Suppose this is z direction and this is the electric field lines. The magnitude of electric field is however not constant but increases throughout along the positive z direction at a rate of 10 to the power 5 Newton by Coulomb per meter. That means D electric field by dz is basically 10 to the power 5 Newton by Coulomb per meter. What is the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 Coulomb meter in negative z direction? This is negative z direction और जो डायपोल है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में है और डायपोल की वैल्यू भी गिवन है। तो कैसी उसकी अरेंजमेंट होगी आप देखिए, अगर नेगेटिव z डायरेक्शन में है डायपोल वेक्टर तो यह पॉजिटिव होगा, यह नेगेटिव होगा। डायपोल वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। p की डायरेक्शन आप देख सकते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नाउ व्हाट इज हियर, this is charge q and this is minus q charge. At this point suppose electric field is E, at this point electric field is E plus dE or say delta E, और P की वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड इज 10 to the power minus 7 कूलम इंटू मीटर। अब क्या होगा, व्हाट आर द फोर्स इन द टॉर्क? फोर्स क्या होगा आप यहां आसानी से देख सकते हैं, यहां फोर्स होगा Q इंटू ई। किधर होगा, राइट डायरेक्शन में। क्यों होगा,
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, तो ये F1 हो जाएगा। इस पर जो फोर्स होगा वह F2 होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स की बात अगर मैं करूं तो नेट फोर्स जो होगा F1 माइनस F2 होगा। F1 होगा QE और F2 होगा Q इंटू E प्लस डेल्टा ई, Q इंटू E प्लस डेल्टा ई। अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसे माइनस लिया है, और नेगेटिव चार्ज पर ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो डबल नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। ये फोर्स कैंसिल अगर करते हैं तो आप देखिए क्या होगा, QE कैंसिल हो जाएगा और फोर्स हो जाएगा Q डेल्टा ई, Q इंटू डेल्टा ई। दिस इज द फोर्स। एंड व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई जो होगा, अगर आप दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस लेते हैं d, तो यहां से डेल्टा ई बाय डी जो होगा वो 10 टू द पावर 5 होगा। इसका मतलब डेल्टा ई जो होगा, अगर आप इसे dz लेते हैं, dz को आप थोड़ी देर के लिए डेल्टा z लेते हैं, जो d है स्मॉल d है, तो डेल्टा ई जो होगा d इंटू 10 टू द पावर 5 होगा। तो यहां डेल्टा ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, f जो होगा q इंटू डी इंटू 10 टू द पावर 5 होगा। और डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो जाएगा q इंटू डी, ऑब्वियसली q इंटू डी, तो वैल्यू हो जाएगी 10 पावर माइनस 7 10 पावर 5। तो f जो होगा 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, दैट इज 0.01 न्यूटन। और यह फोर्स किधर होगा आप देखिए, आप देखिए तो यह नेगेटिव था, यहां पर यह नेगेटिव था, यह नेगेटिव था और यह नेगेटिव था। इसका मतलब नेगेटिव है, मतलब F2 की डायरेक्शन में है, और साफ मतलब है नेगेटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में। अब इस माइनस का मतलब यही है कि यह 0.01 फोर्स है लेकिन नेगेटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो माइनस का मतलब क्या है ये आप देख सकते हैं यहां पर। यह केवल इसलिए लिख रहा हूं कि माइनस का डबल माइनस मत समझ लीजिए आप, इट इज जस्ट द वर्ड्स। आंसर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखिए 0.01 न्यूटन इन नेगेटिव z एक्सिस, दिस इज द आंसर। और जस्ट राइट माइनस 0.01 न्यूटन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड व्हाट अबाउट द टॉर्क? टॉर्क आप आसानी से देख रहे हैं, टॉर्क यहां 0 होगा क्योंकि कोई भी कपल यहां पर डेवलप नहीं हो रहा है, तो टॉर्क जो है वो 0 होगा। तो बड़ी आसान बात है, आप देख सकते हैं यहां कोई भी कपल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और P की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर कोई कपल क्रिएट नहीं हो रहा है। थीटा जो है वो 0 है, तो टॉर्क 0 होगा ऑब्वियसली। 1.28 A. A conductor with a cavity as shown in figure 1.36. A is given in charge Q. Charge is given on the conductor is Q. It have a cavity inside. Show that entire charge must appear on the outer surface of the conductor. किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर रहना चाहता है। तो जितना भी चार्ज है वह जितना एक दूसरे से दूर रहना रहेगा उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होगी। तो सिस्टम हमेशा चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम हो, इसलिए चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर रहेगा, और दूर से दूर रहने का मतलब वह सरफेस पर रहेंगे। चार्ज कभी भी इनर सरफेस पर नहीं हो सकता। इसका मतलब इनर सरफेस या इस कैविटी के पास हो तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज एक दूसरे के पास में आ गया है और उनकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी जो है वह ज्यादा हो गई है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच, इट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R is the distance between them. To reduce the potential energy, R is increased. To increase R, they move towards the surface. Every point of charge move towards the surface to be remain at distance from each other. Another conductor B with charge Q is inserted into the cavity, keeping B insulated from A. This is another small charge with given a charge small q insulated from A को कहीं टच नहीं कर रहा है. Show that the total charge on outer surface of A is Q plus Q.
अगर आपने यहां पर चार्ज प्रोवाइड किया है Q, तो इसकी फ्लक्स लाइन अंदर निकलेगी इस तरह से, और पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स लाइन निकलेगी तो यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कोई भी फ्लक्स लाइन मेटल के अंदर नहीं घुस पाएगी, क्योंकि मेटल के सरफेस पर नेगेटिव Q चार्ज इंड्यूस होगा, और वह नेगेटिव Q चार्ज पूरा प्लस Q चार्ज से निकलने वाली फ्लक्स लाइंस को अब्सॉर्ब कर लेगा। अगर यहां नेगेटिव Q चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो इस कंडक्टर में यहां पर प्लस Q चार्ज भी इंड्यूस होगा, और ऑलरेडी उस पर कैपिटल Q चार्ज है, तो प्लस स्मॉल q और कैपिटल Q चार्ज, टोटल Q प्लस Q चार्ज होगा ऑन टू द सरफेस। यह समझना बड़ा आसान है, क्योंकि यहां से कोई भी फ्लक्स लाइन बाहर नहीं जा सकती। इस सरफेस के अंदर आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो यहां से एक भी फ्लक्स लाइन नहीं मिलेगी, आपको एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जीरो होती है। इसका मतलब इसके अंदर नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा, प्लस Q चार्ज तो ऑलरेडी था, माइनस Q चार्ज इंड्यूस होगा। और इस मेटलिक कंडक्टर की बात करें तो इस पर अगर अंदर नेगेटिव Q चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो सरफेस पर प्लस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ओवरऑल प्लस Q चार्ज होगा, टोटल वैल्यू प्लस Q होगी। स्मॉल q की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल Q तो ऑलरेडी था, तो टोटल चार्ज होगा ऑब्वियसली Q प्लस Q होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। See, a sensitive instrument is to be shielded from the strong electric field in environment. Suggest a possible way. कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है तो उससे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, तो उससे एक मेटल बॉक्स में रख दीजिए। अगर आपने मेटल बॉक्स में रख दिया तो बाहर की फील्ड लाइंस कभी अंदर नहीं जा सकती। अगर बाहर की फील्ड लाइन अंदर जाती भी है तो क्या होगा, देखिए यहां पर सपोज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा सरफेस पर, और इसके अगेंस्ट यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और यहां से नई फ्लक्स लाइंस निकलेगी। इस बॉक्स के अंदर कोई भी फील्ड नहीं होगी। बॉक्स को जरूर आपने इंस्ट्रूमेंट से अनटच रखना है, इंस्ट्रूमेंट को बॉक्स के अंदर रखना है, लेकिन बॉक्स से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बस इतना काफी है। तो यह इसका आंसर हुआ। आइए आगे देखते हैं हम। 1.29 A hollow charge conductor has a tiny hole cut into its surface. Hollow charge conductor with a tiny hole. Show that electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon naught. Electric field in the hole. Here we have to find electric field. It is sigma upon 2 epsilon naught n cap, where n cap is the unit vector in the outward normal direction. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखें तो बाहर की तरफ है, तो यह हमें प्रूफ करना है, फाइंड करना है बेसिकली। एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल। टाइनी होल तो है, लेकिन पूरी स्फीयर पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो सभी जगह चार्ज डेंसिटी सेम होगा और वह सिग्मा होगा। अब आप बताइए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, दैट आई से 2 E2, दिस इज E1 सपोज। Also, if I cut the portion from here, what will be electric field here? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन क्यों है, इस बात को मैं आपको समझाता हूं। सिर्फ इस छोटे से कट की बात करिए। छोटा सा कट जो है वह यह है। मैं इस छोटे से कट को अगर यहां देखता हूं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा और यहां कितना होगा। छोटा सा कट, एक छोटी सी पैरेलल प्लेट हो गई, और उसके कारण उस कट को मैंने यहां से यहां रखा है, और उस कट पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने कहा है कि सिग्मा बाय 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दोनों साइड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
बेसिकली इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इस पार्ट को अगर मैं यहां फिट कर देता हूं तो क्या होगा, इस पार्ट को अगर फिट कर देता हूं तो यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक तो इस स्मॉल कट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसे मैं ई कहूंगा, और वह होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक होगी इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, उसे मैं कहूंगा ई डैश, सपोज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी वो भी। दोनों का सम करेंगे आप तो यह हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लाइक दिस पॉइंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां अगर मैंने इस कट को यहां फिट कर दिया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कट के बैक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख रहे हैं आप, वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बाकी के पूरे स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगी, वो इसको कैंसिल कर देगी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे इस पॉइंट पर इनफैक्ट पूरे बाकी के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो वह होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और वह होगी इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन शो कर रहा हूं मैं यहां पर और उसकी वैल्यू भी लिख रहा हूं, वह वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों का सम जो होगा वो जीरो होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर फिर से मैं इस कट को यहां से हटा लेता हूं तो देखिए क्या होगा। अगर कट को हटा लेता हूं तो यह जो पार्ट है पूरे कंडक्टर के कारण है, यह पार्ट इस स्मॉल पोर्शन के कारण था, तो यह चला जाएगा, केवल यही पार्ट बचेगा यहां पर। और अंदर भी क्या होगा, अंदर क्या होगा, अंदर का जो पार्ट है उसमें से यह जो बैक साइड में हो रहा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन, वह गायब हो जाएगा। तो इस जगह पर केवल आउटवर्ड कंपोनेंट, यहां जो आउटवर्ड कंपोनेंट है इस टोटल सिस्टम के कारण, और यहां भी वही कंपोनेंट है टोटल सिस्टम के कारण, आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और यही हमारा प्रूफ करना था, और आउटवर्ड है इसलिए आपको यहां पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर यूज करना होगा एन कैप, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसे दो बार देखिए। यह सुपर पोजिशन हो रहा है एक्चुअली, अगर आप फिर से इसे फिट करेंगे तो सुपर पोजिशन हो जाएगा। तो कुल मिला के इस बड़े से स्फीयर के कारण इस पॉइंट पर फील्ड जो है वो इधर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस छोटे से पोर्शन के कारण बाहर की साइड इधर भी है, अंदर भी इधर है, अंदर कैंसिल हो जाता है, बाहर एड अप हो जाता है। तो इस जब छोटे पोर्शन को हटा लेंगे तो यह गायब हो जाएगा, केवल यह बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ। दैट इज द पॉइंट। तो काफी अच्छी प्रॉब्लम है। Obtain the formula for electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda। long thin wire वर्ड मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म है वह। विदाउट यूजिंग गॉसस लॉ, गॉस लॉ से तो आपने थ्योरी में देखा है, विदाउट गॉस लॉ इसे प्रूव करते हैं। तो हमारे पास यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, और इसका एक छोटा सा पोर्शन हम देखते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच एट अ डिस्टेंस r वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आप देखिए, पूरे वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां फाइंड करना है, लेकिन हम एक छोटे से पार्ट के लिए लेते हैं और उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस छोटे से पार्ट की विड्थ जो हम लेते हैं dy, चार्ज डेंसिटी अगर लैम्बडा है तो इसका चार्ज जो होगा dq, जो कि होगा लैम्बडा dy, चार्ज dq जो होगा लैम्बडा dy होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लेते हैं
सपोज z और यह डिस्टेंस हो जाएगी y। अगर इसे ओरिजिन लेते हैं तो यह हो जाएगी y, यह कोई और वेरिएबल है। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE। तो DE का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा। DE का मैग्नीट्यूड क्या होगा? DE होगा चार्ज दैट इज dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर। इस छोटे से चार्ज dq के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं DE। D के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, डाउनवर्ड। अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा, यह होगा DE cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल होगी वह फाइंड करना है हमें, क्योंकि वर्टिकल यहां भी होगी, अगर उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहां लेते हैं तो एक वर्टिकल इधर भी होगी, दोनों की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हॉरिजॉन्टल जो होगी वह इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी वह E होगी, वह होगी इंटीग्रेशन DE cos थीटा। इस इंटीग्रेशन को यदि आप लिखते हैं तो देखिए क्या होगा। इंटीग्रेशन को कहां से कहां तक करना है? लोवेस्ट पॉइंट दैट इज माइनस y, एक्सिस पर लोएस्ट पॉइंट होगा माइनस इंफिनिटी, और हाईएस्ट पॉइंट लॉन्ग वायर के केस में इंफिनिटी लिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो होगी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगी। dq की वैल्यू जो है लैम्डा dy है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम, dq की वैल्यू लैम्डा dy है। स्मॉल चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज कांस्टेंट। सो दिस इज DE बेसिकली। D की वैल्यू हो गई हमारे यहां पर, z स्क्वायर भी लेना है हमें और cos थीटा भी लेना है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा होगा r बाय z, और z स्क्वायर ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाएगा z क्यूब। और z की वैल्यू अगर आप देखें तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं, z की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर r इज कांस्टेंट, y इज वेरिएबल। तो इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण यहां पर एलिमेंट के कारण हमने DE निकाला, उस D को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा आप देखिए, कांस्टेंट सारे बाहर ले लेते हैं हम, और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को हम ट्वाइस कर देंगे। तो कांस्टेंट लैम्डा बाहर, r बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बजाय हम 0 टू इंफिनिटी लेंगे, क्योंकि यह फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, ट्वाइस 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन होगा dy अपॉन z क्यूब। z है y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, और z क्यूब और उसका अंडर रूट हो जाएगा 3/2, तो टोटल पावर हो जाएगी 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? आप इस इंटीग्रेशन को देखिए, 0 टू इंफिनिटी dy अपॉन y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। इंटीग्रेशन के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, y इज r tan थीटा सब्स्टिट्यूट करिए, तो dy क्या होगा? dy होगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो ये हो जाएगा 0 टू π/2। यहां से r क्यूब कॉमन होगा, क्योंकि y लिखेंगे आप y लिखेंगे r tan थीटा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन लेंगे, पावर 3/2 है, तो r क्यूब कॉमन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा। और न्यूमरेटर में dy है r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, दिस इज r। फिर से देखें, 0 टू π/2, r 1 अपॉन r स्क्वायर होगा, और sec क्यूब थीटा कैंसिल हो जाएगा sec स्क्वायर से। डिनोमिनेटर में 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका sec थीटा है, या न्यूमरेटर में cos थीटा हो जाएगा d थीटा। 1 अपॉन r स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, एंड 0 टू π/2 cos थीटा इज 1। यह इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन r स्क्वायर। तो E की वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं। E की वैल्यू देखिए क्या होगी, E की वैल्यू क्या होगी? लैम्बडा ऑलरेडी यहां पर है, r डिवाइड बाय r स्क्वायर है, तो यह r हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 4 को, तो यह 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द वैल्यू दैट वी कैन ऑल्सो वेरीफाई विद गॉसेस लॉ।
तो थोड़ा लंबा जरूर है, और बायो के स्टूडेंट्स को यह करने की जरूरत नहीं है, केवल फाइनल वैल्यू याद रहे काफी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन इसके नंबर भी काफी मिलेंगे आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में। तो आइए आगे देखते हैं हम। 1.31 It is now believed that proton and neutrons, which constitute nuclei of ordinary matter, are themselves built out of more elementary units called quarks. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी अब क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं, यह फाइंड किया गया है। लेकिन क्वार्क्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 quarks each. 2 types of quarks is so called up quark denoted by U of charge 2/3e and down quark denoted by D charge -1/3 times the E. E is the electronic charge. Together with electrons build up ordinary matter. इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। Quarks of other types have also been found, which give rise to different unusual varieties of matter. There are more than 127 particles are found, और दिन पर दिन नए नए पार्टिकल फाउंड किए जा चुके रहे हैं। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि हर साल नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज जो है वो नए पार्टिकल की खोज करने वालों को मिल रहा था। तो कुछ सालों तक ऐसा चलता रहा, फिर यह कहा गया कि अब नेक्स्ट टाइम नए पार्टिकल की डिस्कवरी करने वाले को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। हो सकता है उन्हें भी मिलेगा, लेकिन बाद में मिलेगा, लेकिन अब किसी और को मिलेगा। तो इतने पार्टिकल खोजे जा चुके हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत तरह के होते हैं। सजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है आप देखिए। चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको पता है वह होता है E। तो E चार्ज मेरे ख्याल से 2/3e प्लस 2/3e माइनस 1/3e से मिलकर बना है। इसका मतलब 2 अप क्वार्क ले लीजिए और एक डाउन क्वार्क ले लीजिए, तो 2 अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर आपका प्रोटॉन बना हुआ है। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन है 0, तो इसका मतलब उससे आप 2/3e का एक क्वार्क लीजिए, और 2 quarks ऑफ 1/3e ईच अगर आप लेते हैं, 2 quarks दैट इज डाउन quarks ऑफ चार्ज -1/3 ईच अगर लेते हैं, तो नेट चार्ज हो जाएगा आपका 0। दैट मीन्स 1 अप एंड 2 डाउन quarks आर देयर। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर this is the combination of quarks for proton and neutrons respectively. It's very easy. (1.32a) Consider an arbitrary electrostatic field configuration. A small test charge is placed at a null point, that is where E is 0 of the configuration. Show that equilibrium of test charge is necessarily unstable. Suppose मैं एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर मैं उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट पर जहां E 0 है, यहां पर फोर्स 0 होगा, और उसके किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर 3 डायमेंशनल स्पेस में फील्ड जो है टुवर्ड्स द पॉइंट है, फील्ड टुवर्ड्स द पॉइंट हो, तो वहां पर रखा हुआ चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? आप उसे किसी भी 3D डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। लेकिन ऐसी कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर सभी फ्लक्स लाइंस एक ही पॉइंट की तरफ जाएंगी, तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और वहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पर हम दूसरा टेस्ट चार्ज कैसे प्लेस करेंगे? वो तो रिपल करेगा उससे। अगर आप 2 चार्जेस लेते हैं, 2 चार्जेस लेते हैं, जैसा कि बी में लिखा हुआ है, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर आप
इस तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे तो बहुत सारी मिलेगी आपको। जो इक्वल चार्जेस आपने प्लेस किया है, यहां पर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यह हमें पता है। यहां पर अगर आप टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं, उसे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग टू चार्जेस डिस्प्लेस करते हैं, तो वापस से वह मिड पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि यहां आने पर उसका रिपल्शन इससे ज्यादा होगा और मिड पॉइंट पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे नीचे या ऊपर डिस्प्लेस किया तो उस पर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो वो चला जाएगा, फिर नहीं रुकेगा। इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया, एक साइड से अनस्टेबल और दूसरी साइड से स्टेबल इक्विलिब्रिया पॉसिबल नहीं है। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया यह है कि किसी भी डायरेक्शन में आप उसे डिस्प्लेस करें, वह फिर से रिस्टोर हो जाए अपनी पोजीशन पर, रिस्टोरिंग फोर्स उसे टुवर्ड्स द सेंट्रल पॉइंट एक्ट करे। लेकिन इस केस में यहां वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इसलिए यह एक अनस्टेबल कंडीशन है। और इस तरह से हम कैसी भी ऐसी अनस्टेबल कंडीशन ही मिलेगी, हमें कोई भी स्टेबल कंडीशन नहीं मिलेगी। तो E0 अगर होता भी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां स्टेबल कंडीशन है। ये छोटी सी बातें हैं जो सीखना चाहिए हमें। 1.33 A particle of mass m, charge minus q, enters the region between the charged plate initially moving along x-axis with a speed vx like particle 1 in figure 1.33। फिगर 1.33 मैंने आपके लिए फिर से बनाया है। यह पार्टिकल नंबर 1 इंटर करता है जिसका मास m है और चार्ज माइनस q है। इस डायरेक्शन में वो स्टार्ट करता है विथ vx स्पीड। It is the component of velocity along the x-axis. The length of plates is L. Length of the plate is L. यहां से यहां तक का लेंथ L है, कैपिटल L, and uniform electric field E is maintained between the plates. Uniform electric field है in between the plates, that is E. Show that vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is Q E L square by twice m v x square. अगर आप डिफ्लेक्शन की बात करें तो यह होगा डिफ्लेक्शन और इसे कहा जाएगा y, that is the distance traveled by the particle along the y-axis. And distance traveled the particle along the y-axis is basically initial velocity in the direction of y-axis into time t plus half the acceleration along the y-axis into time square. यह 2D मोशन का फॉर्मूला है। तो 1D मतलब केवल y डायरेक्शन में इसे अप्लाई करेंगे हम। uy की वैल्यू हमें पता है 0 है, क्योंकि इनिशियली केवल हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो uy हमें पता है 0 है और एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, दिस इज 1/2। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय द मास, और फोर्स हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द मास। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय द मास, और यह फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो डायरेक्शन ऑलरेडी अपवर्ड है क्योंकि यहां प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए ऊपर फोर्स होगा, इसलिए यहां नेगेटिव साइन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी अपवर्ड लिया है। फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, फोर्स अपवर्ड होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा इनटू टाइम स्क्वायर। अब टाइम की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वह हमेशा vx रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा और डिस्टेंस l ट्रेवल करने के लिए जो टाइम होगा वह होगा l बाय vx। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने q बाय m सब्स्टिट्यूट करी है, तो टाइम की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा l बाय vx स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर इटसेल्फ। Very easy to find, not difficult at all. तो यही आंसर था हमारा। आइए आगे देखते हैं हम। बड़ा आसान है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप पूरा फिजिक्स अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको 2 डायमेंशन मोशन अच्छे से नहीं आता तो यह प्रॉब्लम आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। Suppose that the particle in exercise 1.33 is an electron projected with velocity vx is 2 into 10 to the power 6 meter per second. If E between the plate is
E between the plate separated by 0.5 meter is 9.1 into 10 power 2 Newton by Coulomb. Electric field is also given. Vx is given. Plates का separation is also given, that is 0.5 centimeter. That's good. Where will the electron strike the upper plate? अगर इलेक्ट्रॉन लोएस्ट पॉइंट से ट्रेवल करता है तो वह किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और डिफ्लेक्शन जो होगा उसका हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, यह y होगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 0.5 सेंटीमीटर। मैं इसे यहां से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि यह प्लेट्स के रीजन्स में कहां से इंटर करता है। पॉजिटिव प्लेट के पास से इंटर करता है, मिड पॉइंट से इंटर करता है, या नेगेटिव प्लेट के पास से इंटर करता है। मैं यह मान के चल रहा हूं कि नेगेटिव प्लेट के पास एंटर कर रहा है। मैं ऐसा क्यों मान के चल रहा हूं यह आपको आखिरी में पता चलेगा। यह क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, इसका मतलब यह गलत है। तो y की जो वैल्यू हमें लेना चाहिए वह क्या होगी? आप देखिए, y की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करी थी, डिफ्लेक्शन जो कैलकुलेट किया था वह था आपका q e l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मास इंटू वी एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू आप 0.5 यूज कर सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर, सो इट इज 0.5 बाय 100। q गिवन है 1.6, इट इज इलेक्ट्रॉन, सो 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 9.1 10 टू द पावर 2। एल स्क्वायर की जगह पर आप एल डैश लेंगे, क्योंकि एल डैश वह डिस्टेंस है जो जहां वह आकर स्ट्राइक कर देगा, सो इट इज एल डैश स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 into Vx. Vx is also given 2 into 10 to the power 6 square. कैलकुलेशन करते हैं अगर हम, तो देखिए क्या मिलेगा। 9.1 9.1 कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power 2 10 to the power minus 19 यह हो जाएगा 10 to the power minus 17, 10 to the power minus 17 और 10 to the power minus 31 यह हो जाएगा 10 to the power minus 14 और 10 to the power 12, तो यह हो जाएगा 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 और 100 जो है यह मिलकर लेफ्ट हैंड साइड में होंगे 10 to the power minus 4। अब 1.6 डिनोमिनेटर में होगा, 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहां पर सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। 4 बाय 1.6 10 to the power minus 4 यह होगा एल डैश स्क्वायर। एल डैश की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, दैट इज 1.6 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर इन द एनसीईआरटी बुक, दैट इज द आंसर इन एनसीईआरटी बुक। लेकिन इस क्वेश्चन में यह गिवन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहां से एंटर करता है। इस आंसर के अकॉर्डिंग मैंने इसे एंटर कराया है, जबकि क्वेश्चन में अगर क्लियर नहीं है तो यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप अगर मिड पॉइंट से ले लेंगे तो यह आंसर कुछ और होगा। यह हाफ डिस्टेंस पे, यह हाफ डिस्टेंस के पहले ही काफी पहले कट हो जाएगा। और यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने यहां हाफ कर दिया तो यह क्या होगा? आपने y को हाफ कर दिया तो l डैश क्या होगा? यह उसके √2 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग है, ऐसा होता रहता है। आइए आगे देखते हैं हम।